अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 37। क्या चैप्टर का नाम टाइटल से समझ में आ रहा है? मिसलीनियस है, ठीक है। अब ये मिसलीनियस से समझ में आ रहा होगा कि ये जो बात करना चाह रहा है ये वो बात कर रहा है जब बहुत सारे चैप्टर दे रखे थे, उन चैप्टर में से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो छूट गई, जैसे कि कोर्ट हाई कोर्ट के ट्रायल के बारे में कुछ नहीं बताया इसका। बताया कुछ? कहीं पे कुछ नहीं दे रखा, एक ही जगह दे रखा था। आपको याद हो? बताओ कौन सा सेक्शन है? यहाँ पर लिखा था कि ट्राइड बाय द हाई कोर्ट। बताओ कहां लिखा हुआ था? 407 में नहीं दे रखा। वो तो ट्रांसफर और अपील के बारे में बात करता है। बताओ कौन सा सेक्शन है जहां पर लिखा हुआ है कि ट्रायल हाई कोर्ट के द्वारा भी चलाया जा सकता है? बताइए। सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट सेक्शन है। बताओ हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल चला सकता है, कहां पर लिखी हुई है बात? कौन सा सेक्शन है जहां पर लिखा हुआ है ट्रायल बाय द हाई कोर्ट? वो उसके पास पावर है, जो सेक्शन है वो भी चला सकता है। कौन सा सेक्शन है? 474। 474 तो है, इसके अलावा बताओ कहां लिखा हुआ है? वो तो अभी दिख रहा है आपको चैप्टर में। कितने से कितने सेक्शन कवर कर रहा है ये? 474 से लेकर के 482। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 26 में भी बात लिखी हुई थी, पढ़ते नहीं हो ढंग से। तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था सेक्शन नंबर 66 में कि ट्राइड बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर आईपीसी, आईपीसी के कोई भी ऑफेंसेस हो या एनी अदर लॉ, कोई भी अन्य लॉ हो उसमें भी ये ट्रायल चला सकते हैं। लिखा हुआ था ना वहां पे। सेम बात यहाँ पर भी बता रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर बता क्या रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रायल बाय द हाई कोर्ट, अभी तक तो आपने कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 और 21A पढ़े थे ना। सारे ट्रायल्स बता रखे थे यहाँ पर। यहाँ पर आपने कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट के ट्रायल जिसको वारंट ट्रायल भी कहते हैं, फिर समन ट्रायल पढ़ा और समरी ट्रायल पढ़ा, ये पढ़े थे। अब एक और ट्रायल, और ये ट्रायल किसके द्वारा चलाया जाना है? बाय हाई कोर्ट। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है, सेक्शन नंबर 407 को। ये कह रहा है कि इसको छोड़ करके, क्योंकि 407 के अंदर आपको पता हो, यहाँ पर बता रखा है ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय द हाई कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय द हाई कोर्ट, और केसेस को तो कर ही सकता है और साथ ही साथ अपील को भी ट्रांसफर कर सकता है। पढ़ा ना ये चीज, बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ी थी। लेकिन आपको जानकारी दे दूं इस बात के बारे में कि उसका लास्ट सेक्शन जो है सब सेक्शन नंबर 8, वो साफ साफ इस बात के बारे में बता रहा था, वो आपको साफ साफ इस बात के बारे में बता के चल रहा था कि अगर हाई कोर्ट खुद अगर किसी केस को सुनती है, ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर कर देते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर खुद ही सुनने बैठ गई तो सुन सकती है ना खुद भी। किसी केस को अगर समझ में नहीं आ रहा किसी पार्टी के पास या किसी इंटरनेशनल जस्टिस में, उसको लगा कि मेरे को सुनना चाहिए, सुन तो सकती है। लेकिन क्या लिखा हुआ था वहां पर? बताओ, कोई बता सकता है क्या लिखा हुआ था हाईकोर्ट के लिए? वहां पर लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट जो है खुद तो केस सुन सकती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती उस केस में। उसी केस की पावर का इस्तेमाल, उसी मजिस्ट्रेट की पावर का इस्तेमाल करके उसका ट्रायल चलाएगी। अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके पास तो दुनिया भर की पावर है कि नहीं? हाईकोर्ट के पास तो अपनी पावर इस्तेमाल करेगी तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? ये तो कुछ भी कर सकती है उस केस में। तो वो क्या कह के चल रहा है? वो साफ साफ ये कह के चल रहा है कि जो मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट से उस केस को उठाया, उस मजिस्ट्रेट के जो पास पावर थी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेगी और उसी केस को उसी अकॉर्डिंग ट्रायल चलाएगी। जैसे कि वारंट ट्रायल चल रहा था तो वारंट ट्रायल ही चलाएगी कोर्ट, वो तो नहीं चला सकती। लेकिन अगर ज्यूरिसडिक्शन किसके पास आ जाए, डायरेक्ट खुद के पास आ जाए, तो फिर वहां पर 474 काम है। और क्या कहता है कि अब ट्रायल चला रही है हाईकोर्ट, क्योंकि अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ रहा है उसके पास। और जब ऐसा करेगी तो क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए ट्रायल कहां चलाता है?
चैप्टर नंबर 18। तो वहां पर ट्रायल, सेशन ट्रायल के बारे में बता रखा है। तो कह रहा है कि सेम वही पावर का इस्तेमाल जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन करती, उसी पावर का इस्तेमाल अब हाई कोर्ट सेक्शन नंबर 474 के अकॉर्डिंग। क्लियर है चीज? तो सेम पावर का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे करेगा? तो इसका मतलब हाई कोर्ट जो ट्रायल चलाएगा वो कौन सा ट्रायल चलाएगा? हाई कोर्ट के लिए स्पेसिफिक तो है नहीं, तो सेशन ट्रायल चलाएगा, सेशन ट्रायल का यूज करेगा। क्लियर है चीज? तो आपको वैसे जनरल सीआरपीसी में कितनी ट्रायल दे रखी है चैप्टर के अकॉर्डिंग? 4 तरीके की ट्रायल दे रखी है, लेकिन ये 5वीं ट्रायल है जो पर्टिकुलर सेक्शन में ही डिफाइन कर रखी है, जिसके बारे में जनरल आप जानते ही। क्लियर है चीज? चलिए आगे देखिए, डिलीवरी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पर्सन लायबल टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट। और कोर्ट कौन सा? कोर्ट मार्शल। इसको भी समझिए, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए। इसमें क्या दे रखा है सर? यहां पर कह रहा है कि डिलीवरी करना है, किसको करना है? डिलीवर टू द कोर्ट मार्शल। ऐसी कोर्ट मार्शल कौन से होते हैं? जो सेनाओं की कोर्ट होती है, उनको तो कहते हैं ना। तो यहाँ पर डिलीवर किसको करना है? किसी केस को करना है, लेकिन इस केस से संबंधित रूल रेगुलेशन कौन बना के? कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, क्योंकि स्टेट तो बना नहीं सकती, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? कोर्ट मार्शल की हो रही है। और ये किससे अफेयर है? सेनाओं से। तो मिलिट्री, नेवल और आर्मी, बात वही है, एयरफोर्स। तो ये सेनाओं से संबंधित है, तो इसका स्टेट कर सकती है काम? स्टेट के पास तो पावर हो ही नहीं सकती, तो कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम करे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? रूल रेगुलेशंस बनाएगी, किसके रिगार्डिंग? इस केस से संबंधित रूल रेगुलेशंस बना सकती है उस केस को डिलीवर करवाने के लिए कोर्ट मार्शल में। अब कौन से ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट मार्शल में जाने जरूरी है? तो आपको पता ही है कि किसी ने आर्मी एक्ट का वायलेशन किया हो, नेवी एक्ट के अंतर्गत वायलेशन किया हो, और उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया था। जैसे आपने पता है ना, आर्मी के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके किसके सामने पेश कर रहे हैं अपन? सेक्शन नंबर 45 याद है? अरेस्ट बाय द अरेस्ट ऑफ आर्मी आर्म फोर्सेस पर्सन, आर्मी पर्सन। और सेक्शन नंबर 41 का सबसेक्शन नंबर 1 का एफ क्लॉज जो है वो भी ये कहता है कि रेबेलियन हो जाए, जब वो डेजर्ट कर दे आर्मी फोर्स को, तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वहां पर लिखा हुआ था कि परमिशन किससे लेनी पड़ती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, याद है? तो फिर अब यहाँ पर कह रहा है कि रूल ये बना सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है क्या? मजिस्ट्रेट जो है, अपने जो मजिस्ट्रेट है वो किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं? सीआरपीसी के। तो इनके पास तो सीआरपीसी है ना, और इनके पास कोर्ट मार्शल जो है वो नेवी और इन एक्ट्स के काम करते हैं। तो कह रहा है कि इसके रिगार्डिंग जो है, इस केस को डिलीवर करने के लिए ये रूल रेगुलेशन बनाएगा जो कि सीआरपीसी की कंसिस्टेंट होगी और उन एक्ट के भी कंसिस्टेंट होगी, और डिलीवर करने वाले का केस को कहां पर? कोर्ट मार्शल के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई भी केस आएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, और उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किस केस, उस केस को कहां करवा देगा? यही बात है पूरे के पूरे सेक्शन में बता। अब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी सारे सब सेक्शन। अब यहाँ पर बात होती है कमांडिंग ऑफिसर, कैसे भेजेगा? कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू भेजेगा, उनके कोई ऑफिसर होंगे सोल्जर के थ्रू भेजेगा। और उन्होंने अगर एप्लीकेशन दी है कि साहब हमारे यहाँ पर आपके वहां पर कोई, आपके जुरिसडिक्शन में कोई व्यक्ति आ गया है, उसे अरेस्ट करवाइए, उसे पकड़ना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट उस काम को भी करवाएगा। उनकी एप्लीकेशन के आधार पर जल्द से जल्द पकड़वाएगा और उनको दिलवा देगा, डिलीवर करवाना पड़ेगा ना उसको। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखो पहले तो ये एक्सप्लेनेशन यूनिट के अंदर कौन कौन बता रखा है? यूनिट में बता रखा है, यूनिट का मतलब है रेजिमेंट, कॉर्प्स, शेप, डिटैचमेंट, ग्रुप, बटालियन और कंपनी, इनको कहा जाता है ना यूनिट। अब इनके कमांडिंग ऑफिसर किसको कह रहा है? तो ये जो यूनिट है इनका जो बड़ा ऑफिसर है, इनका हेड जो होगा वो कौन है? कमांडिंग ऑफिसर। और कोर्ट मार्शल के लिए क्या लिख रखा है इन्होंने? ये पूछा जा सकता है आपसे। कोर्ट मार्शल का मतलब है कि कोई भी ट्रिब्यूनल जो कि किसी पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न होती हो, कौन से एक्ट? मिलिट्री और इनसे रिलेटेड, तो उनसे अगर कोई गवर्न हो रही है और कोई ट्रिब्यूनल भी अगर गवर्न हो रही है तो वो भी कोर्ट मार्शल कहलाएगी इस सेक्शन के रिलेटेड, और फिर वहां पर उस केस को डिलीवर करवा सकते।
लेकिन करवाएंगे कैसे? तो लिखा हुआ है कि एवरी मजिस्ट्रेट शेयर ऑन द रिसीविंग रिटन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्पस बाय द कमांडिंग ऑफिसर। और कमांडिंग ऑफिसर अभी बताया ना कि यूनिट का जो है मेन हेड है वो क्या कहलाएगा? उसका कमांडिंग ऑफिसर है। किसी बटालियन का हेड कौन है? कमांडिंग ऑफिसर है इसके। तो उसने एप्लीकेशन दी कि साहब ऐसे ऐसे ही व्यक्ति आया आपके यहाँ, उसे मजिस्ट्रेट कहेगा पकड़वाऊंगा मैं तो, लेकिन एप्लीकेशन के आधार पर। तो लिखा हुआ है कि बॉडी ऑफ द सोल्जर, सेलर, एयरमैन, स्टेशन एम्प्लॉयड एट एनी सच प्लेस, तो जितना संभव हो सकेगा वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रयास करेगा। लिखा हुआ है एंडेवर टू एप्रीहेंड, अंडरलाइन कीजिए शब्द को, कि उसको जितना हो सकेगा, संभव हो सकेगा उतना प्रयास करेगा उसे व्यक्ति को पकड़वाने। और क्या लिखा हुआ है? सिक्योर एनी पर्सन अक्यूज ऑफ सच ऑफेंस, ऐसे ऑफेंस जो किया है जिसने उसको भी सिक्योर करेगा जिससे उसे पकड़ के बंद करके रखा जा सके। अब यहाँ पर एक और चीज है जो सबसेक्शन नंबर 3 में बता रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्या लिखा हुआ है? अलग ही बात कही है इसमें। देखो ये सेना से रिलेटेड है, वैसे तो सीआरपीसी का कोई लिंक नहीं है, सीआरपीसी सिविल सिटीजन की बात कर रही थी, लेकिन अब इसने सेना को जोड़ दिया इसके साथ। तो इसका तो मतलब क्या हुआ? इंटरलिंक करना चाहती है सीआरपीसी को नेक्स्ट के साथ, जिससे कहीं पर अगर किसी को पकड़ लिया जाए कुछ तो बताए इसके बारे में। अगर छोड़ देती तो रेप कोड एक्सक्लूसिव होता क्या? नहीं हो पाता। इसी चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ प्रोविजन इस सेना से रिलेटेड भी डाल दिए, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में, अंडरलाइन कीजिए मे को, if the thing fated direct that a prisoner detained in any jail situated within the state be brought before a court martial for a trial to be examined touching any matter pending before a court of martial। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में तो है, सॉरी किसी जेल के अंदर कोई व्यक्ति बंद है और मजिस्ट्रेट ने कोई सजा सुना दी होगी उसको, लेकिन वहां पर मजिस्ट्रेट ने सजा नहीं भी सुनाई, केवल केस पेंडिंग में पड़ा है। और हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये हमसे संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? इनसे संबंधित केस है, कोर्ट मार्शल से संबंधित। तो ये पावर केवल और केवल हाई कोर्ट के पास है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसको भी ट्रांसफर कहां करवा सकता है? कोर्ट मार्शल में ट्रायल के लिए भेज सकता है। क्लियर है चीज? लेकिन हाई कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम अफेयर्स ये एप्लीकेशन दे, या उनका कमांडिंग ऑफिसर दे, आर्मी ऑफिसर दे, ये भेजेंगे वहां से एप्लीकेशन, तब जाकर के ऐसा काम होगा। लेकिन ये पावर किसके पास है? केवल एक्सक्लूसिव पावर केवल यहाँ पर हाई कोर्ट के पास ही है, इसके अलावा किसी और के पास। क्लियर? आगे देखिए सेक्शन नंबर 476। अब इसमें कुछ खास बता नहीं रखा है, लेकिन जो मेन चीज है इसका फॉर्म नंबर है, फॉर्म से संबंधित है। बताओ कौन से ये फॉर्म्स कहां पर डिफाइन कर रखे हैं? आपको किस में डिफाइन कर रखे हैं फॉर्म्स के बारे में? आप पढ़ते हो ना, वारंट का फॉर्म पढ़ते हो नहीं पढ़ते? समन का फॉर्म कहां पढ़ते हो? सेकंड शेड्यूल में तो पढ़ते हो। सेकंड शेड्यूल में कितने फॉर्म्स बता रखे हैं टोटल? बताओ सेकंड शेड्यूल में कितने फॉर्म्स बता रखे हैं? सेक्शन टोटल 56 जो है शेड्यूल्स बता रखे हैं, सॉरी फॉर्म्स बता रखे हैं शेड्यूल नंबर 2 में। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म्स बता रखे हैं, ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सक्लूसिव जब हम उनका एग्जीक्यूट करवाने चलते हैं तो कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनको बता ही नहीं रखा, डिफाइन ही नहीं कर रखा। लेकिन ये बता रखा है वारंट का फॉर्म है, लेकिन ये नहीं बता रखा है वारंट केवल एक ही काम के लिए बता रखा है, और कोई काम अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर उनके लिए क्या करें? तो कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ सेक्शन आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लिख दिया इसने कि कॉन्स्टिट्यूशन का 227 में जो आर्टिकल है वहां पर कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास तो पावर है, और वो भी बहुत तगड़ी पावर है। उसका अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर सकती है? किसी भी फॉर्म को अलग अलग फॉर्मेट में वेरिएशन कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। जैसे कि हमारे पास 56 ही तो दे रखे हैं, 56 ही दे रखे हैं फॉर्म, लेकिन हमें बहुत सारे फॉर्म की और जरूरत पड़ जाए वो कहता हो जाता है ना कि फॉर्म वैसे इतने से ही है, वारंट का एक तरीके का बता रखा फॉर्मेट, समन प्रोड्यूस करने के लिए बता रखा, लेकिन और कोई चीज की जरूरत पड़ जाए तो, किसी और तरीके का काम पड़ जाए तो कह रहा है कि उनके अंदर कोर्ट वेरिएशन कर सकती है, ये उसके पास पावर है, उनमें चेंजेस कर सकती है इस तरीके। क्लियर है चीज? लास्ट देखिए सेक्शन नंबर 474 हाई कोर्ट, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें साफ साफ बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट कर रहा है काम, तो अपने
जुरिस्डिक्शन में आने वाले जितने भी ऑफिसर होंगे मेनली कौन होते हैं, वो वकील होते हैं, पिटिशनर होते हैं, पिटिशनर मतलब वो प्लीडर्स, वही तो लोग होते हैं ना, इनको अपॉइंट करना होता है। तो रूल रेगुलेशन कौन बनाने के लिए, हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है कि उनके जुरिस्डिक्शन में अगर कोई काम कर रहा है तो उनके रिगार्डिंग कि भाई लाइसेंस कैसे इश्यू किया जाएगा, किस तरह क्वालिफाइड होना चाहिए, कैसे कैसे उनको परमिशन दी जाएगी। अपने से सबऑर्डिनेट कोर्ट भी तो उसकी जुरिस्डिक्शन में आ गए तो उनको भी ले लेंगे, तो वो सारे भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो उनके रिगार्डिंग ये सारे के सारे रूल रेगुलेशन बना सकता है। अगर उन्होंने कोई कंट्रावेंशन किया किसी रूल रेगुलेशन का तो उनके खिलाफ पेनल्टी इंपोज कर सकता है। ये सारे काम कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकती है, उनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बना सकती है और उनके लिए डिटरमाइन कर सकती है किसी अथॉरिटी को भी कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, इसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन बना सकती है, एस्टैब्लिश करवा सकती है किसी अथॉरिटी को कि भाई इसने रूल तोड़े, इनके लिए बनाओ। तो ये सारे काम रूल रेगुलेशंस के हाई कोर्ट अपने पावर के इस्तेमाल को कर सकते हैं। और जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी तो ऑफिशियल गजट पे तो आना ही है, क्योंकि बिना उसके तो इंप्लीमेंट होते ही नहीं कोई रूल रेगुलेशन। फिर है 478 का भी देखिए, यहां पर क्या बता रखा है कि पावर टू ऑल्टर फंक्शन एलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन सर्टेन केसेस। अब आपको एक चीज बताता हूं, चैप्टर नंबर 8 और 10 पढ़ा है आपने। चैप्टर नंबर 8 जो है आपको क्या बताता है, सिक्योरिटी के बारे में बताता है। और वो सिक्योरिटी क्या थी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखे हुए हैं, पहले उससे पहले वो कौन थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे रखे थे, उनको हटा करके अमेंड करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट सौंप दिया उन्होंने। लेकिन इसमें वापस से क्या लिख दिया कि कभी कभी जब जरूरत पड़ेगी तो नोटिफिकेशन निकाल करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर नहीं है उन केसेस में, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन बता रखे हैं उनके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, वो नोटिफिकेशन किसके लिए जारी किए जा सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए भी जारी किए जा सकते हैं वो नोटिफिकेशन। तो मतलब क्या समझा पड़ेगा कि जब भी बात आएगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वहां पर अगर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाल के ये लिख दिया कि अब से इस पावर का इस्तेमाल कौन करे अपने स्टेट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करे, तो किसको करनी पड़ेगी वो पावर, वो उसको यूज कर सकते। ये प्रोविजन आप लिख सकते हो चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 और 10, लेकिन 10 के लिए भी पर्टिकुलर सेक्शंस बता रहे हैं। क्लियर है चीज। आगे देखिए सेक्शन नंबर 470, सेक्शन नंबर 479, इसको भी देख लीजिए। केसेस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तो नाम सुना ही। यहां पर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या समझते हो कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अपने ही केस में जज नहीं बन सकता, यही पढ़ते हो ना। तो अब कोई व्यक्ति अपने ही केस में जज बन जाएगा तो न्याय कैसे देगा, वो तो बायस हो जाएगा। तो इस चक्कर में कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने ही जजमेंट के खिलाफ अपील सुन रहा हो, अपना ही केस लड़ रहा हो, तो फिर वहां पे जज भी नहीं बन सकता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो है, लेकिन दे रखा है एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को याद रखना, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू व्हिच अपील लाइज फ्रॉम हिज कन्विक्शन। मतलब अपनी सुपीरियर ऑफिसर जिसके पास उसकी अपील जाती होगी उसकी परमिशन से ऐसा कर सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है चीज। आगे देखिए सेक्शन नंबर 480। सेक्शन नंबर 480 में कह रहा है प्रैक्टिसाइजिंग प्लीडर नॉट टू सिट अ मजिस्ट्रेट इन अ सर्टेन कोर्ट। इसके बारे में देखिए सेक्शन नंबर 480। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट और मजिस्ट्रेट जो है अपने ही कोर्ट में, कोई वकील है सपोज करो, कभी कभी क्या होता है वकील जो है वो कोटा से बनते हैं, कोटा होता है वकीलों का, उनमें से किसी व्यक्ति को छाट के मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। पता है नहीं, वकीलों के कोटा से बना दिया जाता है। वकील कभी कभी उसका एक्सपीरियंस हो जाता तो मजिस्ट्रेट बना देते। लेकिन यहाँ पर एक जनरल रूल दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस से ही रिगार्डिंग है। क्या बता रखा है यहाँ पर साफ साफ ये दे रखा है कि कोई भी वकील जो है अपने ही कोर्ट में जिसमें उसने प्रैक्टिस करी है उसमें वकील नहीं बनेगा, कभी वो जज नहीं बन सकता, कोर्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया जानता है वहां की और सबसे उसकी जानकारी है। तो वकीलों से तो ऑब्वियसली बात है जानकारी होगी, किसको नहीं जानता होगा वहां पे। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा कि वहां पर भी वो उसको मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है,
नुकसान हो सकता है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पे फेलियर हो सकता है, किसी तरीके बायसनेस हो सकती है। तो साफ साफ इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने मना कर दिया। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ना शैल सिट, तो इसको सिट को किसके साथ जोड़ोगे? नो के साथ। शैल नॉट सिट एज अ मैजिस्ट्रेट इन दैट कोर्ट और इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, उसके लोकल जुरिडिक्शन में नहीं बन सकता। क्लियर है जी? तो आपको पता ही है, जब भी आप अपॉइंटमेंट होते हैं आरजीएस के, तो वो वहां पर नहीं हो सकते। जैसे मैं भरतपुर का हूं, तो मैं भरतपुर में नहीं हो सकता, पता है नहीं बात। जहां पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहां पर मेरा नामांकन एनरोलमेंट हो रखा है, वहां पर मेरा कभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एनरोलमेंट का मतलब प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं नहीं जा सकता कभी, वहां पर मेरे को मजिस्ट्रेट बनाएंगे नहीं। क्लियर है चीज? दूसरी बात देखिए, पब्लिक सर्वेंट कंसर्निंग अ सेल नॉट परचेज टू बिड फॉर द प्रॉपर्टी, ये भी आप समझ सकते हो इसके बारे में कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ बातें बता रहा है। यहां पर साफ साफ यही चीज के बारे में बता रखा है कि कोई भी प्रॉपर्टी की बिड होती है ना, सेक्शन नंबर 421, 422, 423, सारे सेक्शन पढ़े ना आपने, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जब को रिकवर करने की बात होती है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात बता रखी है। और क्या बता रखा है साफ साफ? यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई तो दिया जाता है ना काम कि नीलामी करवा दो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, क्योंकि इसके पैसे नहीं जमा कराए। तो ऐसा नहीं है कि खुद ही जाकर के उसकी नीलामी में खुद पैसा ले ले, मतलब उस प्रॉपर्टी को खुद ले ले। अगर वो करेगा तो फिर उसके खिलाफ चार्जेस लग सकते हैं, उसकी नौकरी को खतरा भी हो सकता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि any duty to perform connect the sale of the property under this code shall not purchase or bid of the property, ना तो खरीदेगा उसे और ना ही नीलामी में हिस्सा लेगा, क्योंकि उसको तो सस्ती पड़ेगी ना, क्योंकि उनका साथ ही है। चलो आगे देखिए, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इसके बारे में भी समझो। सेक्शन नंबर 482, सेक्शन नंबर 482 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने आप में, इसका लेवल, क्योंकि ये सीआरपीसी के ऊपर पूरे पे कमांड करने वाला जो सेक्शन है वो यही है। जब किसी की एफआईआर कहीं नहीं लिखी जाती तो हाई कोर्ट के पास चले जाओ, क्योंकि सब तो फेल हो गए प्रोविजंस, तो फिर कहां जाओगे? और कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में सारे काम एक्शन ले सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 482, क्योंकि इसके पास इनहेरेंट मतलब बहुत बड़ी पावर हो जाती है। देखो कुछ पर्टिकुलर चीजें बता रखी है, जब इस सीआरपीसी की फेलियर हो रही हो, कहीं पर इसके प्रोविजन के रिगार्डिंग काम नहीं हो रहा, तो फिर ये अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, इनहेरेंट पावर है तो इसके पास। दूसरा, प्रिवेंट ऑफ अब्यूज को अंडरलाइन कीजिए कि अगर किसी कोर्ट ने कोई नुकसान कर दिया, वो बायसनेस हो रहा है, तो उसको रोकने के चक्कर में, अब्यूज कर रहा है ना, तो उसके रोकने के चक्कर में भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है। और तीसरी बात लिखी हुई है एंड ऑफ द जस्टिस, जहां पर उसे लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में इसका न्याय का होना जरूरी है, तो वहां पर भी ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पास बुला सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, दुनिया भर की पावर बता रखी है इसके पास, वो सब पावर का ये यूज कर सकता है। ये चीजें आगे देखिए, सेक्शन नंबर 483, यहां पर बता रखा है कंटिन्यूस सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं कोर्ट, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट होते हैं, वहां पर उसके जुरिसडिक्शन में जितने भी आते हैं उनकी ड्यूटी जो है, उनके केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस जो है, उनको हैंडल कर सकता है। मतलब उन पे सुपरविजन करेगा इस तरीके का कि उसने केसेस कितने निपटाए अब तक, चेक कर देना, इनकी पूरी लिस्ट आती है कि कितने केसेस निपटा रहा है, कितने सेटलमेंट कर रहा है, कितने डिस्पोज कर रहा है। तो उन सब चीजों पे ध्यान भी रखने का काम कौन कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 483 ये हाई कोर्ट कर सकता है। और अब लास्ट सेक्शन है इसका 484, यहां पर रिपील के बारे में बता रखा है, रिपील एंड सेविंग्स। क्या बता रखा है कि पहले आपको पता है, इससे पहले एक एक्ट था आपका सेक्शन सीआरपीसी 1898 का सीआरपीसी था। इसके अंदर ऐसा क्या हो गया, जो यहाँ पर 1898 का जो सीआरपीसी था उसमें बहुत सारे डेफिशिएंसी थी, उसके चक्कर में इसको हटा दिया गया। कौन से एक्ट से हटाया? 1973 का आ गया आपके सामने, उस एक्ट से हटा दिया गया। लेकिन कुछ चीजों को इसके अंदर सेविंग कर दिया गया, जैसे कि पहले बहुत सारे केसेस चल रहे थे, अब एकदम से केस हटा थोड़ा ना सकते हो। सपोज करो 1972 में ही किसी ने केस फाइल किया हो उस पुरानी सीआरपीसी के अंदर, तो नई सीआरपीसी आ गई, तो नई सीआरपीसी के कंफ्यूजन रेज हो सकता है ना उसके चक्कर में। तो फिर ऐसे केस में क्या करोगे? वो कह रहा है कि जो पहला केस है
उसको तो उसी सीआरपीसी से चलाओगे जो पेंडिंग में पड़े बहुत सारे केसेस, और नई सीआरपीसी से जो अब 1973 के बाद जो भी केस फाइल होंगे वो नई सीआरपीसी से होंगे। कोई भी अपील होगी, कोई भी रिवीजन होगा पिछले उससे इससे पहले कोई भी होगा तो उसमें चलेगा, नहीं तो फिर इसमें चलेगा। ये सारी बातें कहाँ बता रखी है? सेक्शन नंबर 482 में बता रखी है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो है चैप्टर नंबर 8, ये है चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 में सेशन ट्रायल की बात कर रखी है। तो कह रहा है कि सेशन ट्रायल अगर इस एक्ट से पहले अगर चल रहा होगा तो उसको वहां से नहीं चलाएंगे, फिर उसको नई सीआरपीसी से चलाएंगे। ये इसका एक्सेप्शन है और ये आपको याद रखना, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा सकता है। चैप्टर नंबर 18 की रिगार्डिंग एक्सेप्शन है ये। अब कह रहा है कि सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि जो पुरानी वाली सीआरपीसी थी आपकी, पुरानी वाली सीआरपीसी कौन सी 1898 की, उसके अंदर बहुत सारे मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया था 1972 में या 1950 में। बहुत सारे मजिस्ट्रेट तो पहले भी होंगे ना, तो 1973 का ये आने से क्या सबको खत्म कर दे? क्या सारे मजिस्ट्रेट को पोस्ट को हटा दें? क्या पूरा का पूरा बॉडी हाई कोर्ट और सबको हटा दें? तो ये कह रहा है कि जो जो पहले से बने आ रहे हैं वो अभी तक चलते रहेंगे और कंटिन्यू ही रहेंगे, और ऐसा माना जाएगा कि वो जो नया एक्ट आया है कौन सा 1973 का, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपॉइंट किए गए। क्लियर है चीज? अच्छा, एक और चीज देखिए, सबसेक्शन नंबर 3, और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। सबसेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें भी एक चीज बता रखी है। कभी कभी क्या होता है, आपने अभी लिमिटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें तो कुछ और बता रखा है। लेकिन क्या बहुत सारे लोग चालाक होते हैं, वकील भी बहुत खतरनाक लेवल के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई 1800 ये जो 1898 का अपना सीआरपीसी है इसके अकॉर्डिंग तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया। लेकिन उनके टाइम पे वो भी आ गया। वो तो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर तो 2 महीने था, इसमें 6 महीने हैं, तो हम तो इसको चलाना चाहते हैं। लेकिन उसने केस तो पहले ही फाइल कर रखा है, तो कह रहा है कि फिर इसका फायदा नहीं ले सकता, इसके अकॉर्डिंग वो फायदा नहीं ले सकता, इसके अकॉर्डिंग किसी तरीके से। तो ये सबसेक्शन नंबर 3 आपका कहना है। इस तरीके से आपकी सीआरपीसी पूरी की पूरी सेक्शन 484 तक के सेक्शन से यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और कोई भी दिक्कत आए किसी तरीके की तो आप पूछो, ठीक है? थैंक यू। हाँ, आप जाना, मत इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है।